तो ईडन हज़ार्ड ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है फ्रॉम फुटबॉल। और इस तरीके का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आप 10 महीने पहले देखेंगे जब बेल्जियम नॉकआउट हुई थी वर्ल्ड कप से, तो मैंने एक डियर ईडन हज़ार्ड ऑलरेडी बना दिया था जब हज़ार्ड ने इंटरनेशनल रिटायरमेंट अपनी अनाउंस की थी। और मुझे पता था कि उनके क्लब करियर में भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। जिस तरीके से उनका करियर जा रहा था चेल्सी छोड़ने के बाद, स्पेशली जिस तरीके से वो इंजरीज से परेशान थे, और रियल मैड्रिड में जिस तरीके से उनका करियर गया, तो पता था कि ये रोड है, ये ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है। तो मैं वो सब चीज़ें नहीं बोलूँगा जो मैंने लास्ट वीडियो में बोली थी, बिकॉज रिडंडेंट हो जाएगा। हम सबको पता है, मतलब एटलीस्ट जिन लोगों ने देखा है हज़ार्ड को खेलते हुए, चेल्सी फैंस हैं या जिनको एक्चुअली में पता है कि हज़ार्ड की क्वालिटी क्या थी, क्या वो प्लेयर थे, उनका करियर का क्या रहा है रास्ता, उसकी बात मैं ज़्यादा नहीं करूँगा बिकॉज ऑलरेडी वो मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूँ। हज़ार्ड कैसे प्लेयर थे, क्या उनकी एबिलिटी थी, मैं उनको कैसे देखता हूँ, मेरे लिए वो क्या सिग्निफाई करते हैं, मेरे दिल में उनके लिए क्या जगह है। एज अ चेल्सी फ़ैन उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है और मैं उनको कितना प्यार करता हूँ, ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये सब मैं नहीं बोलूँगा। एक दूसरा पहलू जो है इसका, जिससे और भी चीज़ें जो हैं वो एड्रेस हो जाएंगी, उनकी आज बात करते हैं। तो आज मैं बहुत देख रहा था कि जब लोगों ने पोस्ट किया कि ईडन हज़ार्ड रिटायर हो गए हैं और लोगों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे कि वो कैसे याद करेंगे हज़ार्ड को, उनके लिए हज़ार्ड क्या मायने रखते हैं, वो हज़ार्ड को एज अ प्लेयर कैसे देखते हैं, हज़ार्ड का करियर उनकी नज़रों में कैसा रहा है, ये सब मैं देख रहा था। और उस पर क्या बहुत सारे लोग जो हैं वो अग्री नहीं कर रहे थे। अगर कोई हज़ार्ड की तारीफ़ कर रहा था या उनको एक मॉडर्न ग्रेट ऑफ द गेम कह रहा था या एक प्रीमियर लीग का लेजेंड बोल रहा था, तो सब कह रहे थे कि नहीं, वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे आप किसी और प्लेयर को मानते हैं, या वो उस कैलिबर के प्लेयर नहीं थे जितना उनको हाइप किया जा रहा है, जितनी उनके बारे में बात की जा रही है। तो मेरा जो आज बोलने का मकसद है वो इसी चीज़ को थोड़ा सा एड्रेस करने का है। तो मैंने बहुत सारे टेक्स देखे, मैंने अपना भी एक टेक डाला है ट्विटर पे। डू मेक श्योर कि आप मुझे ट्विटर पे या एक्स पे आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, डू मेक श्योर आपने कर लिया है। वहाँ पे इस तरीके की हम बातचीत करते रहते हैं। तो सबसे जो मुझे इंटरेस्टिंग टेक लगा है यहाँ पे, जो जेमी कैरेगर ने डाला, आई थिंक उन्होंने समअप कर दिया है जो मैं कहना चाह रहा था और जो मैं शायद कहूँगा, उसको समराइज़ बहुत अच्छे से जेमी कैरेगर ने अपने ट्वीट में किया है। तो जेमी कैरेगर बोलते हैं, इंटरेस्टिंग सीइंग द टेक्स ऑन हेयर रिगार्डिंग ईडन हज़ार्ड, सो हेयर्स माइन। He was the best player in the Premier League for 4 years, won PFA Young Player, PFA Player and FWP of the Year awards. He won every trophy at Chelsea except Champions League. He was in my eyes the best performer at the 2018 World Cup when Belgium finished third. An all-time Premier League great, no doubt, and he would be in a lot of all-time 11s. In the past, that alone would be enough to be lauded, unquestionably, but in this day and age, people are still not happy with that. As he didn't win a World Cup or do the business with Real Madrid. ये है बात, ये जो बात बोली है जेमी कैरेगर ने, स्पेशली लास्ट लाइन में, एकदम मतलब कहते हैं ना, he has hit the nail on the head. अगर आपने वर्ल्ड कप नहीं जीता, या आपने किसी और क्लब में जाके, या आपने दुनिया के सबसे बड़े क्लब में जाके आपने परफॉर्म नहीं किया, तो शायद आपको उतनी तारीफ नहीं मिलेगी जितनी आप डिज़र्व करते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड दैट पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज जिस तरीके से हज़ार्ड ने जिन सर्कमस्टेंसेस में चेल्सी को छोड़ा था, यूरोपा लीग जीत के एक सीज़न वो रुके थे एक्स्ट्रा, मुझे लगता है 1-2 सीज़न वो एक्स्ट्रा ही रुके जितना उनको रुकना चाहिए था, क्योंकि चेल्सी के साथ वो एक लेवल पे पहुंच चुके थे, एक सीलिंग आ चुकी थी। और मुझे नहीं लगता कि उस सर्कमस्टेंसेस में, उस पॉइंट ऑफ व्यू पे, उस जंक्चर में उनके करियर के, चेल्सी उनको कुछ ऑफर कर सकती, स्पेशली उस सीज़न जब हमने यूरोपा लीग जीत ली थी। सारी जाने वाले थे और लैम्पार्ड का पहला सीज़न होना था एज चेल्सी इंचार्ज, और हम पे ट्रांसफ़र बैन लग चुका था, एक बहुत यंग टीम थी। तो मुझे नहीं लगता है कि हम ईडन हज़ार्ड को वो दे पाते, एक चैम्पियंस लीग जीतने वाली स्क्वाड दे पाते, या हम उनको वो प्लेटफॉर्म दे पाते जहां से वो बैलन डोर जीत सकते हैं। वो नहीं हो सकता था। अगर वो चेल्सी में रहते तो उनको बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड जीतने का मौका नहीं मिल पाता। तो वो मैं समझ सकता हूँ कि उसके लिए आपको जो एक फाइनल, आपको जो एक अपने आप को प्रूव करने के लिए, टू बी आउट देयर कि हाँ एक्चुअली आई एम द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। मैं चेल्सी में और प्रीमियर लीग में 4 साल तक बेस्ट प्लेयर था, 5 साल तक बेस्ट प्लेयर था। आउट ऑफ 7 सीजन्स दैट हज़ार्ड प्लेड एट चेल्सी, 5 बार ऐसा था कि वो PFA टीम ऑफ द ईयर में भी थे। तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ उनके 2 या 3 अच्छे सीजन्स थे, जैसा कुछ लोग लिख भी रहे हैं ट्विटर पे। पता नहीं किस
मुंह से जो है आके लोग लिख देते हैं इस तरीके की चीज़ें बिना देखे, बिना एक्सपीरियंस करे कि ईडन हज़ार्ड ने क्या किया था प्रीमियर लीग में। बट ठीक है, वो मुद्दा नहीं है। इस तरीके की बातें तो इंटरनेट पे चलती रहेंगी। बट मुद्दा ये है कि जब आप एक बड़े क्लब में जाते हैं, दुनिया के आर्ग्यूबली सबसे बड़े क्लब में आप जा रहे हैं, जिसका ब्रेड बटर चैंपियंस लीग जीतना है, और उन्होंने आपको बुलाया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को रिप्लेस करने के लिए, जो आर्ग्यूबली उनकी हिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं। तो इतनी बड़ी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, इतने बड़े आपको शूज़ फिल करने, तो ऐसा तो है नहीं कि आप किसी भी मायने में कोई कम प्लेयर हैं, या रियल मैड्रिड ने 120 मिलियन पाउंड्स या जितना भी वो पैसा खर्च करके उन्होंने हज़ार्ड की डील करी थी चेल्सी के साथ, 1 साल बचा था हज़ार्ड के कॉन्ट्रैक्ट में, स्टिल उन्होंने इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया और हज़ार्ड को वो लेके आए रियल मैड्रिड, क्योंकि उनको पता था कि हज़ार्ड की क्वालिटी क्या है और उन्होंने क्या अचीव किया। तो ये रियल मैड्रिड फालतू में तो इतना पैसा खर्च करेगी नहीं किसी ऐसे प्लेयर के लिए जो प्रूवन नहीं है, या जिसने सिर्फ फ्लैशेस दिखाए हैं, या जिसकी उतनी तारीफ हो रही है जितनी होनी नहीं चाहिए, या ओवर हाइप्ड प्लेयर है, या जिसने सिर्फ वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म किया था, या चेल्सी के लिए इधर उधर थोड़ा बहुत कर दिया था। तो ईडन हज़ार्ड की लेगेसी ये है, बिकॉज उनका ये जो लास्ट का 4-5 साल अच्छा नहीं गया रियल मैड्रिड के साथ, और जिस तरीके से उनको इंजरी हुई, फिर वो खुद ओवरवेट इशू हो गए थे, उनकी वर्क एथिक पे भी काफ़ी सवाल उठे थे, लेकिन उस पर मैं नहीं जाऊँगा, बिकॉज दिस इज़ टू लॉर्ड हिम, दिस इज़ फेयरवेल फ्रॉम माई साइड। तो मुझे लगता है कि ईडन हज़ार्ड की उतनी रिस्पेक्ट नहीं होती जितनी करनी चाहिए। ईडन हज़ार्ड वॉज अ मजिशियन एंड इज़ अ लेजेंड ऑफ द गेम, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक्चुअली इस जनरेशन के आप टॉप 5 प्लेयर्स में भी काउंट कर सकते हैं ईडन हज़ार्ड को। हाँ, मैड्रिड के साथ उनका नहीं रहा, मे बी अगर आप क्राइटेरिया ये रखें कि अलग अलग जगह पे खेलना, लॉन्ग टर्म के लिए खेलना, लॉन्जिविटी और कंसिस्टेंसी की जो हम बात करते हैं प्लेयर्स के करियर में, वो होना, वो लॉन्जिविटी वाला पार्ट नहीं रहा उनके करियर में जब वो रियल मैड्रिड गए। लेकिन अगर आप ये सिर्फ ये देखें जो उन्होंने 7 साल प्रीमियर लीग में किया चेल्सी के लिए, उससे बढ़िया प्लेयर हमने नहीं देखा प्रीमियर लीग एरा में, अगर हम एडन हज़ार्ड की बात करें। और जो एडन हज़ार्ड ने किया वो उनको लास्ट डेकेड में चेल्सी का तो बेस्ट प्लेयर बनाता ही है मेरी नज़रों में, और प्रीमियर लीग का भी उनको बेस्ट लेफ्ट विंगर बनाता है जो मैंने देखा है आफ्टर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जो ड्रिबलिंग, जिस तरीके की फिनिशिंग एडन हज़ार्ड की, जो कामनेस इन फ्रंट ऑफ द गोल, और जिस तरीके के इनह्यूमन गोल उन्होंने स्कोर किए हैं, मतलब जितनी तारीफ़ करूं मैं कम है। आप कंपाइलेशंस देख लीजिए एडन हज़ार्ड के, आपको पता चल जाएगा किस लेवल के वो प्लेयर थे। तो ये बहुत अच्छी बात बोली है जेमी कैरेगर ने। 90% मैं इनकी बातों से अग्री नहीं करता हूं, लेकिन ये इनका जो टेक है हज़ार्ड के बारे में बहुत सही है। और हम बहुत सारे प्लेयर्स की जो लेगेसी है ना, उनको ऐसे ही जो है दरकिनार कर देते हैं अगर उन्होंने वर्ल्ड कप नहीं जीता होता या चैंपियंस लीग नहीं जीती होती। जैसे ज़्लातान इब्राहिमोविच एक इस चीज़ का बहुत अच्छा एग्जांपल है। उन्होंने भी कोई चैंपियंस लीग नहीं जीती, ना उन्होंने कोई वर्ल्ड कप जीता, तो उनको शायद उस लेवल पे नहीं माना जाएगा जिस लेवल पे उनको होना चाहिए। उनके स्वैग, उनके इंटरव्यूज़, जिस तरीके से वो कैरी करते थे खुद को, उसके लिए एक वो कल्ट हीरो तो ज़रूर है, लेकिन उनकी फुटबॉलिंग एबिलिटी की उतनी बात नहीं होती। उनको सिर्फ उनकी फुटबॉलिंग, ज़्लातान इब्राहिमोविच द फुटबॉलर की इतनी बात नहीं होती जितनी होनी चाहिए। और ये भी उस चीज़ का एग्जाम्पल है, क्योंकि लोग जो हैं अल्टीमेटली ऑनर्स देखेंगे, लोग जो हैं अल्टीमेटली ट्रॉफीज़ देखेंगे। ठीक है, आप सक्सेस जो है उसको ट्रॉफीज़ से ही मेजर करते हैं, लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए, ऐसा नहीं था कि ईडन हज़ार्ड सक्सेसफुल नहीं थे चेल्सी में। जैसा जेमी कैरेगर ने कहा, ऑलमोस्ट सब कुछ जीत लिया था उन्होंने चैंपियंस लीग के अलावा चेल्सी में, तो चेल्सी के साथ भी उन्होंने काफ़ी सारे टाइटल जीते हैं। इनफैक्ट चैंपियंस लीग भी टेक्निकली है उनके पास रियल मैड्रिड के साथ अगर देखा जाए तो, बट उसमें उनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, लेट्स बी ऑनेस्ट। और ये जो लास्ट के 3-4 साल थे, जैसा मैंने कहा, ये एडन हज़ार्ड की लेगेसी को टार्निश कर गए थोड़ी सी, जो कि नहीं होनी चाहिए। लेट्स नॉट फॉरगेट व्हाट अ गुड प्लेयर ही वाज। और ये सिर्फ ईडन हज़ार्ड के लिए लागू नहीं है, ये उन सब प्लेयर्स के लिए लागू है जो कहीं ना कहीं खो गए अपने करियर के लास्ट के 2-3 सालों में, और हम लोग भूल गए कि वो लोग एक्चुअली में कितने अच्छे प्लेयर्स थे। तो ये मेरा टेक है ईडन हज़ार्ड के रिटायरमेंट पे। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। मैं दिल से चाहता था कहीं ना कहीं कि चेल्सी आ जाए, वो यार फ्री एजेंट तो है ही, काश चेल्सी आ जाए, थोड़ा देखने को मिल जाए, बट समझ आ गया मेंटली ही इज़ डिफीटेड और बॉडी उनकी साथ नहीं दे रही। और इससे पता चलता है ये एक वो आदमी है जिसने मान लिया है कि भाई अब जो है टाइम सही है रिटायर होने का। और जो भी भाई हमने ईडन हज़ार्ड को प्राइम में देखा, जितने भी ईडन हज़ार्ड को प्राइम में देखा, वो बता सकता है कि क्या प्लेयर था। एक चीज़ थी ईडन हज़ार्ड एक जादूगर थे ईडन हज़ार्ड, जिनके पास बॉल होती थी तो ऐसा लगता था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ईडन हज़ार्ड एक ऐसे प्लेयर थे जो एक प्रैक्टिकल चेल्सी में, एक प्रैग्मेटिक चेल्सी में, एक ऐसी चेल्सी जो डिफेंस के लिए जानी जाती थी, उसमें उन्होंने जान फूंकी और उन्होंने दिखाया कि वो अपनी फुटबॉलिंग एबिलिटी से क्या कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे जल्दी, जब तक ध्यान रखिए अपना। टेक केयर एंड पीस।